हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले हम इसका बिजनेस समझेंगे, उसके बाद इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका कंपैरिजन करेंगे टीसीएस के साथ देखने के लिए कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, और उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस में देखें तो कंपनी का 97% बिजनेस डिजिटल से आता है। डिजिटल यानी आज के टाइम की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि मशीन लर्निंग है, आईओटी है, एनालिटिक्स है, बिग डेटा है, क्लाउड इंजीनियरिंग है, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उन सेगमेंट से इनका मेजर बिजनेस आता है। और 93% बिजनेस जो एजाइल है, एजाइल का हम लेटर ऑन समझेंगे एजाइल का मतलब क्या होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 155 क्लाइंट्स है और उसमें से 38 कंपनीज जो है फॉर्च्यून 2000 में आती है, यानी काफी वेल नोन कंपनीज है इनके क्लाइंट्स में। और वहीं देखें 93% रिपीट बिजनेस है। रिपीट बिजनेस जो है अपने आप पे दर्शाता है कि क्लाइंट का कितना अच्छा ट्रस्ट और कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। और कंपनी का मिशन भी अगर हम देखें तो कंपनी का मिशन है हैप्पीएस्ट पीपल एंड हैप्पीएस्ट कस्टमर्स, यानी इनकी खुद की स्टाफ हैप्पी होनी चाहिए और इनके कस्टमर्स हैप्पी होने चाहिए। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा फोकस में रखते हैं। ये एम्प्लॉयज जो है इनके हैप्पी हुई इस चीज को इन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हो क्योंकि ये एम्प्लॉयज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो ये काफी अच्छी रेपुटेशन भी बनी है इनकी, ग्रेट प्लेस टू वर्क। और ग्लासडोर पे भी देखें तो 4.2 की रेटिंग है जो काफी अच्छी मानी जाती है। और एम्प्लॉयज को खुश रखने का आईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा सच एसेट बोल के कुछ और होता नहीं है। जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वही आपकी एसेट होती है। और यहीं पे प्रमोटर अगर हम देखें तो अशोक शुक्ला है, जो विप्रो में आईटी बिजनेस हेड करते थे और उसके बाद माइंडट्री कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी और उसके बाद 2011 में उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड स्टार्ट की थी। तो अशोक शुक्ला जो है काफी वेल नोन है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वेटरन माने जाते हैं। इनके बिजनेस की अगर हम बात करें तो बीएफएसआई, एडटेक, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ट्रैवल से इनका बिजनेस आता है। और प्राइमरली देखें तो आईओटी, डेवऑप्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्लाउड इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स। तो देख सकते हैं कि जितने भी इनके मेजर चंक ऑफ बिजनेस है वो नए टेक्नोलॉजी के दम पे आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें कंपनी के लोगो में भी आता है बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तो डिजिटल, जैसा हमने समझा कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इसीलिए ये डिजिटल बोलती है अपने आप को। और वही एजाइल का मतलब है, एजाइल का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, थिन। अगर आप स्लिम रहो तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ सकते हो। ठीक उसी तरीके से आईटी कंपनीज में एजाइल यानी जब भी आप काम कर रहे हो, लेट्स से कि एक प्रोडक्ट का नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्प्रिंट पे काम होता है और एक पीस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप इमीडिएटली कस्टमर को टेस्टिंग के लिए देते हो ताकि वो कस्टमर कंफर्म कर दे कि हाँ उसी को एग्जैक्टली वही चाहिए था। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिवर्क नहीं होता है और प्रोजेक्ट जो है जल्दी कंप्लीट होता है। और इसीलिए अजाइल में कस्टमर को इन्वॉल्व करते हुए बिजनेस करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड से अजाइल तरीके से काम कर रही है। आज के टाइम पे ज्यादातर आईटी कंपनीज जो है अजाइल मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करती है। वहीं यूटिलाइजेशन देखें, यूटिलाइजेशन आईटी कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो स्टाफ है वो क्लाइंट के बिलिंग में है या बेंच पे बैठे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। और अगर हम देखें तो ऑफशोर जो है इंडिया, वहाँ पे 95% के आसपास का यूटिलाइजेशन है, यानी 5% ऑफ द टाइम इज ओनली बेंच, तो जो कि काफी अच्छा है। वहीं ऑन साइट पे देखें तो पहले के टाइम पे ऑलमोस्ट 68% था, जो बहुत अच्छा नहीं था 2018 में। जो चीज कंपनी को भी रियलाइज हुआ है, विद टाइम इंप्रूव किया और आज के टाइम पे 82% का यूटिलाइजेशन है, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं एट्रिशन देखें तो एट्रिशन जहाँ 2019 में 25% का था, वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज करते हुए 13% लाया है। और 13% का एट्रिशन इन आईटी कंपनीज इज कंसिडर्ड एज कि कंपनी काफी अच्छे तरीके से अपने स्टाफ को खुश रख रही है। और वहीं अगर हम डिजिटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 41% जो है डिजिटल इंफ्रा क्लाउड से आता है, 21% सैस से आता है, और वहीं सिक्योरिटी से 8.7% आता है और एनालिटिक्स से 14.4%। और वहीं आईओटी की बात करें तो 11% का रेवेन्यू जो है आईओटी से आता है और बाकी सारी चीजों से 3.5%। तो ओवरऑल कंपनी का काफी अच्छा तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड है इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और वर्टिकल्स हम देखें तो काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स। और ज्योग्राफी कंसंट्रेशन देखें तो ज्योग्राफी में मेजरली इनका 72% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। और वही रेवेन्यू कंसंट्रेशन देखें तो टॉप 5 में 35% है, जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड मानूंगा। बट अगर आप टॉप 20 देखो यहाँ पे तो टॉप 20 में 66% का रेवेन्यू आता है, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं लगता है मुझे। तो ओवरऑल आपका
टॉप 5 में थोड़ा-सा ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जो थोड़ा-सा रिस्क है। हालाँकि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे, तो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर अगर आप देखोगे, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है, जो दिखाता है कि रिपीट कस्टमर्स है और कस्टमर्स को काफ़ी ट्रस्ट है। तो इस वजह से कंसंट्रेटेड होने से भी एक ये एडवांटेज की वजह से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और इसका एक और एडवांटेज ये भी होता है कि आपको रिपीट कस्टमर्स मिलने से आपको सेल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, सेल्स कॉस्ट बहुत हाई नहीं होता है। आपको मार्केटिंग के लिए टीम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना होता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और डिजिटल बिज़नेस की बात करें तो आने वाले 5 से 10 साल डिजिटल बिज़नेस जो है 25% के सीएजीआर पे ग्रोथ करने की एक्सपेक्टेशन है। बिज़नेस तो समझ लिया, फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आरओसी जो है 35 का है, जो काफ़ी अच्छा है। वहीं आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 40 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20% के आसपास है लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 109% है लास्ट 3 इयर्स में और लास्ट 5 इयर्स में 114%। तो ये थोड़ा-सा हम डिटेल में देखेंगे क्यों इतनी हाई प्रॉफिट है। और वहीं अगर हम देखें तो प्लेस शेयर बिल्कुल नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग 53% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और वहीं पीई अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, जो थोड़ा-सा महँगा लग रहा है मुझे। हालाँकि इसका एक कंपैरिज़न कर लेंगे हम टीसीएस के साथ, काफ़ी अच्छी इनसाइट मिलेगी। और वहीं अगर हम सेल्स देखें 2012 में 8 करोड़ हुआ करता था और वहीं आज के टाइम पे बात करें तो 761 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो इनिशियल कुछ साल जब ये अपना बिज़नेस पूरा सेटअप कर रहे थे, क्लाइंट एक्वायर कर रहे थे, तो इनके प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, लॉसेस में थे। और वहीं अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली इसने रिसेंट टाइम में प्रॉफिट्स ग्रो किए। और यहाँ पे मैं 3 साल और 5 साल का जब आपको कंपैरिज़न कर रहा था, प्रॉफिट काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसका मेजर रीज़न ये है कि 2016 से लेके 2019 जो है बहुत बड़ा बेस नहीं था। और बड़ा बेस नहीं होने से क्या होता है कि आपको एकदम से जब प्रॉफिट आने लगता है तो वो काफ़ी बड़ा ग्रोथ दिखता है। हालाँकि आपको अगर ये जो 100% के ऊपर के प्रॉफिट ग्रोथ दिखे थे वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में, स्पेशली जब आपका 100 करोड़ 200 करोड़ का बेस ऑलरेडी बन चुका है तो। तो यहाँ से मुझे लगता है कि प्रॉफिट की ग्रोथ जो है, इसको आप ये डेटा से बहुत ज़्यादा एनालाइज़ नहीं कर सकते। आपको रेदर ये देखना चाहिए कि आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% की है, जो कि टीसीएस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के आसपास है। और वहीं सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स आने वाले टाइम में, कंपनी के फाउंडर सूटा साहब ने भी बोला है कि वो 20% की सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस पे अगर आप थोड़ा-सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव भी कर लोगे, तो आई वुड से कि समव्हेयर अराउंड 20 से 25% या 25% ऑन द हायर साइड की प्रॉफिट ग्रोथ आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसी से मैं कहूँगा कि जब आप 25% की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वहीं मैं टीसीएस की बात करूँ तो टीसीएस की अर्निंग पर शेयर या नेट प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 10 से 12% के आसपास रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन जो 80 की पीई है, वहाँ पे अगर आप टीसीएस की पीई देखो, टीसीएस की पीई है 35 की। तो अगर हम पीटर लिंच के पीजी रेशियो के हिसाब से भी अगर हम देखें, जो ग्रोथ कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करने के लिए, तो टीसीएस का पीई जहाँ पे 35 है, हैप्पीएस्ट माइंड का अराउंड 78 का पीई है। और यहाँ पे अगर हम देखें अर्निंग्स का, मान लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड एज पर सीईओ के हिसाब से भी जो अर्निंग्स ग्रोथ मान रहे हैं, वो ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट ट्वाइस है कंपेयर टू टीसीएस। और उस हिसाब से हम पीईजी रेशियो देखें तो जहाँ पे टीसीएस का 3.5 है, वहीं 3.9 है। तो 10% थोड़ा महंगा जरूर दिख रहा है हैप्पीएस्ट, बट बहुत ज्यादा महंगा नहीं दिख रहा है कंपेयर टू टीसीएस या कोई भी आईटी कंपनी के। बट ये चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे मैंने ग्रोथ को कंसीडर करके यहाँ पे कंपैरिजन किया है। आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं एक कैच देता हूँ। कैच ये है कि टीसीएस इटसेल्फ जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है। उसका मैं रीजन भी दिखाता हूँ। अगर आप चार्ट पे देखोगे टीसीएस का, तो टीसीएस की पी रेशियो हिस्टोरिकली अराउंड 25 के आसपास ट्रेड करती थी, वहीं आज के टाइम पे 35 है। तो आप देख सकते हो कि टीसीएस का अगर 25 होता, तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स की जो पी रेशियो वो भी 50-55 के आसपास होती तो जस्टिफाइड होता। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि टीसीएस और ज्यादातर आईटी कंपनीज अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट, आई वुड से कि 30% थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, तो उस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड की पी रेशियो भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो इस टाइम पे अगर आप बात करें तो जितनी भी आईटी कंपनीज है वो ओवर वैल्यूड है, इंक्लूडिंग हैप्पीएस्ट माइंड्स। आपको पीरियोडिकली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 3 से 5 साल। कोई भी क्वार्टर में इसके थोड़े से खराब रिजल्ट आए, तो वहाँ पे थोड़ी करेक्शन हो सकती है और उसको आपको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी यूज़ करना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करो। तो करंटली अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा-सा आप देख के करो, क्योंकि अभी की वैल्यूएशन में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं लग रहा है मुझे। अगर मैं चार्ट पे भी दिखाऊँ आपको, सितंबर 2020 में जब इसका आईपीओ आया था, पोस्ट आईपीओ इसका अराउंड 350 प्राइस हुआ करता था और आज के टाइम पे ये 850 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ टाइम्स ये ऑलरेडी हो गया है। और कंपनी ने काफ़ी अच्छी रन अप दी है लास्ट 6 टू 8 मंथ्स में। और क्योंकि ये काफ़ी अच्छी राइज़ हुई है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए आपको पीरियोडिकली इसमें जब भी डिप्स आए, उस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट में ये पूछ रहे थे कि किस टाइम पे हमें शेयर को बाय करना चाहिए या करंटली ये सही टाइम है क्या नहीं बाय करने का। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए रेनबीस वेंटू
बाय शेयर, अगर आप ये सर्च करोगे तो पहला वीडियो आपको मिलेगा व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो ये वाला वीडियो जो है इसमें मैंने डिटेल लेवल पे बहुत सिंपल तरीके से आपको किस टाइम पे एक शेयर को बाय करना चाहिए वो डिटेल लेवल पे समझाया है। तो हम डेली लेवल पे ट्रैक करते रहते हैं, जिस टाइम पे भी लगता है कि कोई शेयर जो है सही टाइम है बाय करने का, वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगली कौन सी कंपनी है जिसका मुझे एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।